मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे इस हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आदिकाल और वीर गाथा काल दो काल पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ। परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ पढ़ने से पहले हम रीतिकाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी समय सीमा क्या है, रीतिकाल को और अन्य नामों से पुकारा गया वो नाम क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का विशेष स्थान है। ये काल भक्ति और आधुनिक युग के मध्य का संक्रमण काल माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। लक्षण संबंधी ग्रंथों की रचना के कारण इसे रीतिकाल की संज्ञा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना। इस युग के साहित्य पर तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण काव्य में विशेष प्रकार की प्रवृत्तियां विकसित हुईं। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं? सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल में मुगल शासन अपने वैभव के चरम पर था। ये मुगल साम्राज्य के उत्थान पतन का काल था। शासकों की विलासप्रियता बढ़ गई, जिससे शासन व्यवस्था कमजोर होने लगी। राजाओं को कला, संगीत, साहित्य और नृत्य में विशेष रुचि थी। कवियों, कलाकारों और संगीतज्ञों को राजाश्रय प्राप्त था। राजदरबारों में रहने वाले कवियों ने शासकों की प्रशंसा में काव्य रचना की। परिणाम स्वरूप साहित्य, दरबारी भावना, श्रृंगारिकता और चमत्कार प्रियता का विकास हुआ। कहने का अभिप्राय है, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, राजा जो थे वो अपने वैभव और संपन्नता में डूबे रहते थे। वो अपने विलास प्रियता में डूबे रहते थे। जब राजा विलासी हो जाता है तो उसकी शासन व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। आप सभी को मालूम है, विलास प्रियता से शासन नहीं चलाया जाता। लेकिन उस समय के राजा जो थे वो विलास प्रिय थे, अपने ऐशो आराम में रहते थे। तो उस समय राजाओं के जो आश्रय में कवि रहते थे, उनके दरबारी जो कवि होते थे वो क्या करते थे, उनको खुश करने के लिए, उनकी तारीफ प्रशंसा करने के लिए जो काव्य रचना करते थे, वो काव्य जो रचना थी वो श्रृंगार से भरी होती थी, जिससे वो श्रृंगार से पूर्ण रचनाएं करेंगे और राजा उनसे खुश होकर उन्हें इनाम देंगे। सामाजिक परिस्थितियाँ। इस काल में समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर था। नैतिकता जो थी वो समाप्त होती जा रही थी। समाज में शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, एक दूसरे का शोषण करने लगे थे, भेदभाव हो गया था, नारी की स्थिति गिरती जा रही थी, वे विलास की वस्तु समझी जाने लगी थी। इन परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर पड़ा और कवि समाज सुधार के स्थान पर श्रृंगार प्रधान रचनाओं की ओर अधिक झुक गए। आपको बताती चलूं कि कोई भी कवि तत्कालीन परिस्थितियों के ऊपर ही अपनी लेखनी चलाता है। कोई भी साहित्यकार हो, चाहे वो कवि हो या लेखक हो, तो वो साहित्यकार जो भी होता है वो अपने साहित्य में जब लेखनी चलाता है तो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर चलाता है और उसी से समाज सुधार होता है। लेकिन जब समाज की स्थिति में नैतिकता समाप्त हो रही थी, शोषण बढ़ रहे थे, भेदभाव बढ़ रहे थे, नारी की स्थिति गिरती जा रही थी दिन ब दिन, उसे विलास की वस्तु समझा जा रहा था, तो ऐसे में जो साहित्यकार थे, जो कविगण थे, उन्होंने उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसी के ऊपर अपनी रचनाएं करनी प्रारंभ कर दी। धार्मिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल में धर्म की जो सशक्त चेतना थी वे रीतिकाल में कमजोर पड़ने लगी। भक्ति काल में आपको बता चुकी हूँ, भक्ति काल में धर्म सर्वोपरि था। रीतिकाल में ये धार्मिक भावना थी, जो चेतना थी वो कमजोर पड़ गई और व्यक्ति जो था वो आडंबरों में सीमित हो गया, धार्मिक कर्मकांडों में सीमित हो गया। यहाँ तक कि कृष्ण और राधा जैसे पवित्र और आध्यात्मिक जो पात्र थे, उनके ऊपर जो कविताएं लिखी जाने लगी वो भी श्रृंगार का माध्यम बनाकर लिखी जाने लगी। कभी कभी
कुछ कवि श्रृंगार से ऊब जाते थे तो वो भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी कर लेते थे, लेकिन ऐसी रचनाएं आपको बहुत कम संख्या में देखने को मिलेगी। साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक दृष्टि से ये काल लक्षण ग्रंथों और रीति ग्रंथों का युग है। कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र से प्रेरणा लेकर रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, श्रृंगार आदि का सैद्धांतिक विवेचन किया। इस युग में साहित्य का उद्देश्य राजाओं का मनोरंजन बन गया था। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया जाने लगा। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अकबर के समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति में जो सामंजस्य दिखाई देता था वो औरंगजेब के आने तक कट्टर नीतियों के कारण टूटने लगा। संस्कृति में दिखावा आ गया, विलासिता बढ़ गई। इसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा और काव्य में बाहरी सौंदर्य, चमत्कार और अलंकारों की प्रधानता होने लगी। ये तो थी परिस्थितियाँ। अब आप पढ़ेंगे रीतिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। इस समय में आचार्यत्व का प्रतिपादन था। आचार्यत्व किसे कहते हैं? आचार्य जो गुरु होता है। रीतिकाल के कवि स्वयं को क्या मानते थे? आचार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने काव्य रचना के नियम जो बनाए और उदाहरण प्रस्तुत किए। अपने आप ही काव्य रचना के नियम बना दिए और उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। श्रृंगारिकता। रीतिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार मुख्यतः लौकिक था। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का सुंदर वर्णन इस काल में मिलता है। बिहारी का श्रृंगार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नख शिख वर्णन। नख कहते हैं नाखून को, शिख कहते हैं सिर को। तो नाखून से लेकर सिर तक का जो वर्णन है और नायिका के अंग और प्रत्यंग का सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन इस काल की प्रमुख विशेषता है। इस काल में सबसे अधिक देखने को मिलता है। नायिका भेद निरूपण। सबकिया नारी, परकिया, सामान्य, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा आदि नायिकाओं का वर्णन वर्गीकरण में इस काल में किया गया है। अलंकारिकता। काव्य में अलंकारों की अधिकता रही। कवि अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक अलंकारों का आश्रय लेते थे। भक्ति एवं नीति। कुछ कवियों ने भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं की, किंतु ये भी श्रृंगार के आवरण में, मतलब उसके ही पर्दे में छुपी होती थी। प्रकृति का उद्दीपन रूप। प्रकृति का वर्णन नायक नायिका की भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए किया गया। मतलब श्रृंगार रस इतना बढ़ चुका था कि जो प्रकृति का वर्णन था वो भी नायक और नायिका के वर्णन से ही मिलाकर काव्य रचना की जाती थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसे मैं पहले भी बता चुकी, राजा जो लोग थे उनके आश्रय में, उनके दरबार में जो कवि लोग रहते थे वो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उनकी ही शान में अपनी कविताएं करते थे। कवि राजाओं के आश्रय पर निर्भर थे, इसलिए उनकी प्रशंसा में वो काव्य रचना करते थे, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। शैली। उस समय मुक्तक शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। दोहा, सवैया और कवित्व उस समय के प्रमुख छंद रहे हैं, यानी रीतिकाल के प्रमुख छंद रहे हैं। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी जो बहुत मधुर और सरल थी। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है ये रीतिकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण युग है। यद्यपि इस काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया, फिर भी भाषा की मधुरता और काव्य शैली की निपुणता और श्रृंगार रस की प्रकाष्ठा के कारण रीतिकाल का साहित्य हिंदी काव्य परंपरा में अपना विशेष स्थान रखता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये इससे कोई आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए उत्साह और उमंग भरता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर अंजुम। मेरे इस हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आदिकाल और भक्तिकाल
पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल में रीतिकाल क्या है, उसकी समय सीमा क्या है, रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियां क्या रहीं और उसकी प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीतिकाल क्या है, उसको कौन कौन से नाम दिए गए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में रीतिकाल के अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं।